गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे बीए पार्ट सेकेंड ईयर, सब्जेक्ट आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान। ये पेपर आपको मेरे से पहले इस पूजा महाविद्यालय में एक मैम के द्वारा पढ़ाया जा रहा था, उनकी जगह मुझे अपॉइंट किया गया है और ये सब्जेक्ट अब राजनीति विज्ञान विषय मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। इंट्रोडक्शन में केवल मैं आप लोगों को इतना ही कहूँगा कि मेरा नाम जितेंद्र कुमार मुंडोतिया है और अब पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। इसलिए आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस का जो टॉपिक आप लोगों का चल रहा था वो आप लोगों ने मैम से यहाँ तक पढ़ लिया था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो प्रक्रिया थी, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रक्रिया आप लोगों ने मैम से पढ़ चुके थे आप। उसके बाद का जो टॉपिक आप लोगों का सेम इसी से संबंधित है, अभी उसी के ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे। और इसके बाद आप लोगों को जो दोनों पेपर हैं उनके बारे में कोई सरसरी तौर से एक सामान्य जानकारी दी जाएगी। आप लोगों के मैम ने यहाँ तक पढ़ा दिया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया कैसे होती है, वहाँ तक आप लोगों का कंप्लीट हो चुका था ये टॉपिक। अब आगे देखिए, जो आप लोगों की जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया थी, जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली थी, जो एकल संक्रमणीय पद्धति, इसके अकॉर्डिंग राष्ट्रपति के इलेक्शन भारत में कराए जाते हैं। राष्ट्रपति के इलेक्शन से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में ऐसे विवादों का निपटारा केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में यदि कोई भी विवाद होता है, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो राष्ट्रपति के संबंधित चुनाव से संबंधित जो भी विवाद है वो केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही देखा जाएगा, अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा इसमें इंटरफेयर नहीं किया जा सकता। इसके बाद में आ जाइए आप लोग अब कि राष्ट्रपति के चुनाव जो होते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में चॉइस चलती है, पसंद है। राष्ट्रपति के जब भी चुनाव होते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में एक पसंद चलती है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए आप लोग, राष्ट्रपति के चुनाव में मान लीजिए 3 व्यक्ति इलेक्शन लड़ रहे हैं, 3 मान लो, 4 मान लो, 5 मान लो, 6 मान लो, जितने आप लोगों को मानना है उतने आप लोग मान सकते हो कि कितने लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदार हो रहे हैं। हम लोगों ने मान लिया राष्ट्रपति चुनाव में साहब 6 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब इन 6 लोग जो इलेक्शन लड़ते हैं, इन इलेक्शन के अंतर्गत मत देने वाले लोगों को आप जान ही चुके हैं कि कौन कौन राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले सकता है। संसद के निर्वाचित सदस्य, केवल और केवल निर्वाचित सदस्य की ध्यान रखना, क्योंकि संसद 2 सदनों वाला होता है, राज्यसभा और लोकसभा। इन राज्यसभा और लोकसभा के अंतर्गत ये टॉपिक अपने बाद में आएगा, लेकिन यहाँ बताना काफ़ी आवश्यक हो गया। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कुल 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। जो किसी विषय के विद्वान होते हैं उन्हीं व्यक्तियों को राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ये किसी न किसी विषय के विद्वान होते हैं, साहित्य, कला, विज्ञान, क्रिकेट, आज का फिल्म जगत, इन सबको भी शामिल कर लिया गया है। और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन जो लोकसभा में भी राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए थे। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ये जो मनोनीत सदस्य हैं ये भाग नहीं ले सकते। ये आप लोग ध्यान रखना। कई बार ये क्वेश्चन पुट हुआ आप लोगों का 12 मेंबर वाला और 2 मेंबर वाला। 2 नंबर क्वेश्चन में भी आप लोगों को कभी कभी टकरा जाता है और 5 नंबर क्वेश्चन में भी ये टकर जाता है। कंपटीशन में खास करके ये टॉपिक आते रहते हैं। तो आप लोगों को यहाँ तक बता दिया कि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, साथ ही राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और जो पांडिचेरी है, जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है, ये केंद्र शासित प्रदेश है,
इन दोनों विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया जाता है। अब जब राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद होता है तो मैंने आप लोगों को बता दिया, जब भी ऐसा विवाद होता है तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इनका निपटारा किया जाता है। अब चुनाव एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव संपन्न होते हैं और मत का मूल्य वगैरह में हमने आपको सब कुछ बता दिया था। अब यहाँ आ जाइए आप, कभी कभी जब क्या होता है, इसमें भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे मेन बात यहाँ आती है कि राष्ट्रपति के चुनाव आप ये मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए टोटल वोट 100 है, 6 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, मान लो इसके 10 आ गए, इसके 20 आ गए, इसके 30 आ गए, 60 और इनके 20-20। अपने जो इलेक्शन की प्रक्रिया चलती है, विधानसभा की हो चाहे लोकसभा की हो चाहे सरपंच की हो चाहे पार्षद की हो, हम लोगों को ये आइडिया लग जाता है कि जिसके ज़्यादा मत आ गए ये 30, वह व्यक्ति इलेक्शन विनर बन जाता है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में खास करके ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में जब तक फिक्स कोटा 51 किसी भी उम्मीदवार को नहीं प्राप्त होता है तब तक उस व्यक्ति को विजेता घोषित नहीं किया जा सकता। इसलिए ऐसी नौबत आज दिन तक भारत में एक बार आई है, ये आप लोगों को मैं बता देता हूँ। 1969 1969 में जब चुनाव लड़ रहे थे वीवी गिरी, ये थे निर्दलीय उम्मीदवार और इनके सामने थे कांग्रेस पार्टी के नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे और वीवी गिरी निर्दलीय के रूप में इन्होंने राष्ट्रपति के इलेक्शन में पर्चा भरा था। अब उस समय ये वाली बात, जो चॉइस वाली बात आई थी, पसंद, ये इस समय देखने को मिली थी। तब फर्स्ट राउंड में पहले बार जब वोटिंग होती है, जैसे पहले बार मैंने इनको वोट दे दिया, लेकिन सेकंड चॉइस में मैंने इनको दे दिया, थर्ड चॉइस में इनको दे दिया और अन्य चॉइस में इनको दे दिया, तो जब फर्स्ट चॉइस वाले के पास 51% मत प्राप्त नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में जो सेकंड चॉइस वाला है यानी कि सेकंड उम्मीदवार है, उस व्यक्ति के मतों की गणना की जाती है। क्या वह सेकंड उम्मीदवार है, क्या उस उम्मीदवार को 51% मत प्राप्त हो रहे हैं? यदि ऐसा होता है तो उस सेकंड उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया था। और यही स्थिति आप लोगों की 1969 के चुनाव में जब वीवी गिरी निर्दलीय उम्मीदवार थे और कांग्रेस पार्टी के नीलम संजीव रेड्डी थे, तब ये देखने को मिला था कि वीवी गिरी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में सेकंड चॉइस के हिसाब से इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया था। अब देखिए राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया होगी। अब राष्ट्रपति की सैलरी यानी कि वेतन, राष्ट्रपति को कुल कितना वेतन प्राप्त होता है? राष्ट्रपति को 1,50,000 रुपये, यह है मूल वेतन। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति को 1,50,000 रुपये मूल वेतन प्रति माह प्राप्त होता है। इसके अलावा जो अन्य सुविधाएं हैं, अन्य सुविधाएं, इन सुविधाओं का तो हम लोग आकलन भी नहीं लगा सकते। राष्ट्रपति जिस स्थान पर निवास करते हैं या रहते हैं, ये उनका इतना आलीशान बंगला है जिसकी आप और मैं केवल और केवल कल्पना कर सकते हैं, लेकिन रहने का सौभाग्य हम लोगों को शायद ना मिले। हो भी सकता है ऐसा मौका मिल जाए जीवन में, क्योंकि राजनीति में कभी कुछ भी घटना घटित हो सकती है, किसी के भी सितारे बुलंद हो सकते हैं। जो राष्ट्रपति जो भवन है, राष्ट्रपति भवन राइसिन हिल
रायसेन हिल की पहाड़ियों पर बनाया गया। नई दिल्ली में स्थित है इनका भवन। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन स्थित है। रायसेन हिल की पहाड़ियों पर यह बनाया गया है जहाँ पर हमारे राष्ट्रपति निवास करते हैं। 1911 में पहली बार लॉर्ड इरविन पहले व्यक्ति जो इस राष्ट्रपति भवन में निवास करने वाले हैं। पहले व्यक्ति लॉर्ड इरविन है जिन्होंने राष्ट्रपति भवन में निवास किया था। 1911 के अंतर्गत ये बनकर तैयार हुआ था, जब पहले व्यक्ति थे लॉर्ड इरविन जिन्होंने राष्ट्रपति भवन में निवास मिला था। और वर्तमान के अंदर आप लोगों को पता है रामनाथ कोविंद, श्री रामनाथ कोविंद भारत देश के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये इस जगह पर निवास कर रहे हैं। यहाँ तक आप लोगों का टॉपिक क्लियर। अब बात आती है, कल मैंने आप लोगों का मैडम का वीडियो देखा था, उसमें ये टॉपिक भी आया था राष्ट्रपति को हटाने के बाद। अब ये बात है पद से हटाना। राष्ट्रपति से संबंधित जो भी आर्टिकल है 52 से लेकर 62 तक, ये आर्टिकल केवल और केवल राष्ट्रपति से संबंधित ही है। इस 52 से लेकर 62 तक की जो अनुच्छेद आर्टिकल है उनमें राष्ट्रपति से संबंधित ही वर्णन है, अन्य किसी व्यक्ति के बारे में कोई एक भी बातचीत के बारे में वर्णन नहीं किया गया है। अब देखिए आप लोग पद से हटाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 62 अनुच्छेद 62 के अंतर्गत ये कहा गया कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। लेकिन पद से हटाया तो जा सकता है, लेकिन पद से हटाना इतना आसान नहीं है। जितना हम लोग कह देते हैं कि पद से हटा सकते हैं, लेकिन हटाना इतना आसान नहीं है। आज दिन तक के इतिहास में भारत के किसी भी राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो होती है महाभियोग। राष्ट्रपति को उसके पद से तब हटाया जा सकता है जब उसके ऊपर संसद के द्वारा अर्थात राज्यसभा और लोकसभा संसद यानी कि संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग अपने 1/4 लिखित सदस्यों के द्वारा और 2/3 बहुमत के द्वारा जब कोई विधेयक ये महाभियोग का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों से पारित होगा तभी भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। लेकिन भाग्य से आज दिन तक भारत में ऐसी घटना कभी भी घटित नहीं हुई है। भारत के किसी भी राष्ट्रपति को आज दिन तक महाभियोग के द्वारा उसके पद से नहीं हटाया गया है। ये एक अच्छा संकेत हमारे देश के लोकतंत्रीय प्रक्रिया के लिए। तो ये हो गई राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। लेकिन ये महाभियोग का जो प्रक्रिया है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 62 के अंतर्गत राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाएगा। महाभियोग लगाने की प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों के द्वारा अपने 2/3 बहुमत से जब ये महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण करनी जाती है दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग, तब राष्ट्रपति को उसके पद से महाभियोग के माध्यम से या उसके द्वारा यदि अपने पद का दुरुपयोग किया जाता है तब ऐसी स्थिति में उनको महाभियोग के माध्यम से अपने पद से हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को इस महाभियोग के माध्यम से अपने पद से हटाया जा सकता है। ये एकमात्र प्रक्रिया बची है। अब देखिए
शपथ। राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाएगा? देश का जो राष्ट्रपति बनेगा वो अपने पद और गोपनीयता की शपथ भी लेगा। भारत देश के राष्ट्रपति को उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाने का कार्य करता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा भारत देश के राष्ट्रपति को उसकी पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। बात समझ में आ रही है? राष्ट्रपति को उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। अब आ जाए राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। राष्ट्रपति जो भी व्यक्ति बनता है वह केवल और केवल 5 वर्ष के लिए अपने पद पर रह सकता है। और भारत में एक ऐसी प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है कि एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, जितनी बार जनता चाहे, यानी कि संसद के सदस्य और राज्य विधानसभा के सदस्य और जो पार्टी की सरकार रहती है सेंटर में, वो जब चाहे तब किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बना सकती है और चाहे जितनी बार तक उसको राष्ट्रपति पद पर बिठाकर रख सकती है। तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और कार्यकाल होता है 5 वर्ष। इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया कि समय से पूर्व राष्ट्रपति को महाभियोग के माध्यम से उसके पद से हटाया जा सकता है। और पद से हटाने की जो प्रक्रिया है मैंने आप लोगों को बताया था कि महाभियोग का ये प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद ही राष्ट्रपति को समय से पूर्व उसके पद से महाभियोग के माध्यम से हटाया जा सकता है। वेतन। राष्ट्रपति को 1,50,000 रुपये वेतन मिलता है। ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। अब देखिए त्यागपत्र। अब यहाँ देखिए कन्फ्यूजन वाली बात। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा? मान लीजिए राष्ट्रपति को ऐसा लग जाए किसी कारणवश वह बीमार हो जाए, उनको ऐसा महसूस हो कि मैं अब इस पद के ऊपर अपना कार्य नहीं कर सकता, मैं ऐसा करने में सक्षम नहीं हूँ, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र, यानी कि राष्ट्रपति यदि चाहे अपने पद से समय से पहले इस्तीफा देना चाहता है, रिजाइन देना चाहता है या त्यागपत्र देना चाहता है, तो वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। उपराष्ट्रपति को जब ये देने के बाद उपराष्ट्रपति का ये कर्तव्य बनता है कि यदि राष्ट्रपति ने उनके पद से त्यागपत्र दे दिया है तो उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को देता है। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा तत्कालीन उपराष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को ये सूचना दी जाती है कि राष्ट्रपति के द्वारा उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है और मैंने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। तो उपराष्ट्रपति तत्काल ये सूचना देते हैं लोकसभा अध्यक्ष को। और लोकसभा अध्यक्ष आप लोगों को पता ही होगा अभी कौन है? ओम बिरला, जो कि अपने कोटा से ही है सांसद। ये राज्य की राजनीति के कंसेप्ट है, इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा इनको। यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया। अब देखिए कार्य और शक्तियाँ। कार्य और शक्तियाँ। कार्य और शक्तियों के अंतर्गत अनुच्छेद 53 के अंतर्गत ये माना गया है कि कार्यपालिका की संवैधानिक शक्तियाँ राष्ट्रपति के हाथ में होती है। इसीलिए कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख
प्रमुख राष्ट्रपति को माना गया है। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत आर्टिकल 72, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को एक ऐसी शक्ति दी गई है जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किसी भी व्यक्ति को किसी भी मुकदमे में सजा सुना दी गई हो, ऐसा कोई केस हो, तो राष्ट्रपति चाहे तो अपने अनुच्छेद 72 का प्रयोग करके उसको क्षमा याचना, उसकी सज़ा को कम कर सकता है, या तो कम कर दे या पूर्ण रूप से माफ़ भी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किसी अपराधी को सज़ा सुना दी गई हो और राष्ट्रपति चाहे तो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत उसकी सज़ा में कमी कर सकता है या उसकी सज़ा को माफ़ भी कर सकता है। आप लोगों ने शायद, यदि एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ, फिल्म देखी हो तिरंगा। तिरंगा फिल्म थी नाना पाटेकर की। उसके अंतर्गत आप देखना, जब लास्ट मूवी एंड होती है उसके अंतर्गत नाना पाटेकर को फांसी की सज़ा का प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सुना दिया जाता है, भाई इसको फांसी देनी है। और जब उनको ओपन मैदान में, गांधी मैदान था, वहाँ पर उनको जब फांसी की सज़ा देने की तैयारियाँ पूरी कर ली गई थी, लेकिन तत्काल ही वो उनका वकील आता है और वो आदेश लेके आता है कि राष्ट्रपति के द्वारा इस सज़ा याफ्ता अपराधी की जो ज्योग्राफी हिस्ट्री पढ़ी, ये किस टाइप का व्यक्ति है, क्या क्या काम इन्होंने किया, ये कैसा था, उनकी जब पूरी हिस्ट्री जानी नाना पाटेकर की, तो उन्होंने राष्ट्रपति ने तत्काल उनको उनकी सज़ा को माफ़ कर दिया गया था। तो हमारा राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है आर्टिकल 72 के अंतर्गत, अगर उनको लगे हाँ ऐसा है। अब अनुच्छेद 85, आर्टिकल 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो लोकसभा को समय से पूर्व भंग कर सकता है। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति चाहे तो लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग कर सकता है, अर्थात लोकसभा कार्यकाल भंग होते समाप्ति माना जाता है। भंग कर सकता है या लोकसभा संबंधित जो अधिसूचना है वह सूचना जारी रख सकता है। इसके अंतर्गत ये चलता है आर्टिकल 53 के अंतर्गत कार्यपालिका की जो संवैधानिक शक्तियाँ हैं उनका प्रमुख भारत के राष्ट्रपति को माना गया है। आर्टिकल 73 यानी कि अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किसी भी अपराधी को जो सज़ा सुना दी गई है उसकी सज़ा को राष्ट्रपति चाहे तो कम कर सकता है और राष्ट्रपति चाहे तो उसको पूर्ण माफ़ कर सकता है, ऐसा भी कहा गया है। अब आ जाइए आर्टिकल 85, लोकसभा को समय से पूर्व राष्ट्रपति भंग कर सकता है या लोकसभा संबंधित जो अधिसूचना है वो जारी कर सकता है। ये भी राष्ट्रपति के अंतर्गत ही अधिकारों के अंतर्गत आती है। अब वर्ष के प्रारंभ में राष्ट्रपति के द्वारा नए लोकसभा के गठन का से संबंधित कोई विधेयक सदन के किसी भी सदन में कोई विधेयक हो, यदि सदन में प्रारंभ में किसी विधेयक के ऊपर थोड़ी सी मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसके संदर्भ में भी किसी भी प्रकार की मतभेद हो जाए तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार भी राष्ट्रपति को है। यदि राज्यसभा और लोकसभा में किसी भी विधेयक को लेकर यदि मतलब की विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो ऐसे विवाद की स्थिति का निपटारा करने के लिए संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जा सकता है। यह भी राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है। लेकिन इस संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, ना कि राष्ट्रपति के द्वारा। ये विशेष ध्यान रखना, जब संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है और संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है,
ना कि राष्ट्रपति के द्वारा। ये भी आप लोगों को विशेषकर ध्यान रखना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि साधारण विधेयक होते हैं। साधारण विधेयक के अंतर्गत भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि जब दोनों सदनों के अंतर्गत विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसी स्थितियाँ भी अब तक भारत में साधारण विधेयक को लेकर भी अब तक 3 बार ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो चुकी है। 1961 के अंतर्गत 1961 में जब दहेज उन्मूलन विधेयक हुआ था, उस समय ये स्थिति उत्पन्न हुई थी। और 1978 के अंतर्गत 1978 में के अंतर्गत हुआ था, ये हुआ था लौकिक सेवाओं के संदर्भ में, नौकरियों के संदर्भ में 1978 में। और 2002 के अंतर्गत जब आतंकवाद विरोधी कानून पोटा बनाया गया था, तब संसद की संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था राष्ट्रपति द्वारा, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की गई थी। अब तक ऐसा हुआ है। अब देखिए आप लोग, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, वो तो थी सामान्यकालीन शक्तियाँ, अब है आपातकालीन शक्तियाँ। ये आपातकालीन शक्तियाँ 3 स्टेप में दी गई है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत ये कहा गया है कि भारत देश के ऊपर यदि किसी भी प्रकार से बाहरी आक्रमण की स्थिति पैदा हो जाए या सेना के द्वारा विद्रोह कर दी जाए, बाहरी आक्रमण या सेना के द्वारा विद्रोह हो जाए, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है कि वह अपनी आपातकालीन शक्ति का प्रयोग करते हुए इनके ऊपर रोक लगा सकता है, आदेश दे सकता है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत यदि भारत के ऊपर बाहरी आक्रमण हो जाए, तो बाहरी आक्रमण की स्थिति के अंतर्गत राष्ट्रपति तुरंत अपने अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हुए अपनी संकटकालीन यानी आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। ये आपातकालीन का आदेश जब केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा जब राष्ट्रपति को ये कहा जाएगा कि राष्ट्रपति को मतलब केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद ही राष्ट्रपति ये आपातकाल की शक्ति का प्रयोग कर सकता है कि हाँ इनको लग रहा है ऐसा कि हाँ भारत के ऊपर बाहरी आक्रमण हो गया, सेना के द्वारा विद्रोह कर दिया गया, तो ऐसी स्थिति में ऐसा कर सकता है। लेकिन ऐसा 1 महीने में के लिए ही एक बार में इस अनुच्छेद का प्रयोग राष्ट्रपति एक ही बार कर सकता है। उसके बाद संसद के द्वारा फिर से अनुमोदन किया जाना चाहिए। ये देखिए अनुच्छेद 352 का प्रयोग यानी कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, बाहरी आक्रमण हो जाए यानी कि भारत देश के ऊपर किसी विदेशी आक्रांता के द्वारा किसी अन्य राज्य के द्वारा आक्रमण कर दिया गया हो या सैनिकों ने विद्रोह कर दिया गया, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल लिखित स्वीकृति के बाद अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हुए केवल और केवल 1 महीने में एक बार ही ऐसा कर सकता है। दूसरी बार यदि वो करता है अनुच्छेद 352 का प्रयोग, तो संसद के द्वारा फिर से अनुमोदन होना चाहिए, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा फिर से अनुमोदन करके राष्ट्रपति इस कार्यकाल को बढ़ा सकता है। ये एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के लिए हो सकता है। एक बार में अधिकतम ये 6 महीने के लिए हो सकता है, इससे ज़्यादा समय इसका समय और परिस्थिति के अनुसार बढ़ाया जा सकता है। और फिर एक बार में 1 साल भी कर सकते हैं, यानी कि समय और परिस्थिति के अनुसार ऐसा करता रहना चाहिए। अब तक देश में
3 बार ऐसा हो चुका है। अनुच्छेद 352 का प्रयोग आज दिन तक देश में 3 बार, 3 टाइम्स ऐसा प्रयोग हो चुका अब तक। एक हुआ था 1962 में जब भारत चीन का युद्ध हुआ था, एक हुआ था 1971 में जब भारत पाक युद्ध हुआ था, भारत पाक, और एक हुआ था 1975 में जिसके अंतर्गत आंतरिक अशांति यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल, आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति, इसके अंतर्गत आज दिन तक भारत के इतिहास में अनुच्छेद 352 का प्रयोग 3 बार हुआ है। एक हुआ था 1962 में जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। इस समय हमारी ऐसी स्थिति नहीं थी कि हम चीन को हरा सकते, लेकिन आज आप न्यूज़पेपरों के माध्यम से, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से सारी जो प्रक्रिया वो देख रहे हो कि किस प्रकार से भारत की स्थिति आज कितनी मजबूत है और भारत की जो विदेश नीति है वो कितनी स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। अभी चीन इतनी हिम्मत नहीं दिखा पा रहा कि भारत के ऊपर अब इस समय इतनी सहजता से वो आक्रमण कर सके। क्यों? क्योंकि हम भी उसका जवाब देना जानते हैं। 1971 में जो भारत पाक युद्ध हुआ था उस समय भी भारत की स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी, फिर भी राष्ट्रपति ने अपने अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हुए भारत में ये राष्ट्रीय आपातकाल किया था और उस समय हमने 71 के अंतर्गत पाकिस्तान को युद्ध में पराजित किया था। और 1975 में ऐसा लगने लग गया था जैसे प्रशासन सही तरीके से कार्य नहीं कर पा रहा, तो राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि आंतरिक अशांति भाई देश में शांति बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 352 का प्रयोग ऐसा किया था। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकालीन शक्तियाँ राष्ट्रपति को 3 प्रकार से दी गई है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत और अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। अनुच्छेद 352 ये कहता है कि जब भारत देश के ऊपर बाहरी आक्रमण हो जाए या सैनिक विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो राष्ट्रपति अपने अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हुए अपने आपातकालीन शक्ति का प्रयोग कर सकता है। लेकिन इस अनुच्छेद का प्रयोग करने से पूर्व राष्ट्रपति को केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित स्वीकृति लेना आवश्यक होता है। जब उनकी लिखित स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तो यह 1 महीने में 1 बार के लिए हो सकता है और उसे 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। यदि समय परिस्थितियाँ और हो तो संसद के द्वारा इस विधेयक का अनुमोदन करके इसे पुनः 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस अनुच्छेद का प्रयोग आज दिन तक के इतिहास में केवल और केवल भारत में 3 बार हुआ। अनुच्छेद 352 का प्रयोग एक 1962 के अंतर्गत भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, एक 1971 के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था और एक 1975 राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि आंतरिक अशांति के कारण ऐसा किया गया था। अब जब राष्ट्रीय ये आंतरिक अशांति लगी थी उस समय भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। अली अहमद देश के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद और प्रधानमंत्री थी श्रीमती गांधी, इंदिरा गांधी। ये उस समय पद पर थे। लेकिन एक और संशोधन किया गया था कि 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, 44वें संविधान संशोधन 1978 में, 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत जो ये आंतरिक अशांति शब्द था इस शब्द को हटा दिया गया और उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया था। सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर अब हम प्रयोग में लेते हैं सशस्त्र विद्रोह शब्द, यानी कि 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इस शब्द को संविधान की प्रस्तावना से हटा दिया गया, आंतरिक अशांति शब्द को, और इसकी जगह पर ले लिया सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया। अब इस शब्द का प्रयोग नहीं होता है। अब जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो हम लोगों को संविधान के द्वारा अनुच्छेद 19 यानी कि बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। तो जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लगता है ये स्वतंत्रता स्वतः ही समाप्त हो जाती है, यानी कि फिर हम अपनी मर्जी से इतना कुछ नहीं बोल सकते। तो ये एक अनुच्छेद 19 मौलिक अधिकारों के अंतर्गत है, हमें बोलने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी, तो ये अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाती है।
अब आ जाइए अनुच्छेद 356। ये तो हो गया आप लोगों का, ये बात समझ में आ गया आप लोगों की। एक बार फिर समझाता हूँ। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियाँ दी गई है। बाहरी आक्रमण या सैनिक विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 का प्रयोग कर सकता है, लेकिन इस अनुच्छेद का प्रयोग करने से पूर्व केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति लेना आवश्यक होता है। इसकी स्वीकृति के बाद ही भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 का प्रयोग कर सकता है और इसे महीने में एक बार बढ़ा जा सकता है। और उसके समय परिस्थितियाँ बदले तो उसे 6 महीने के लिए कर दो, उसके लिए संसद का अनुमोदन होना आवश्यक है। और आगे हो जाए तो इसे अधिकतम 1 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। भारत में आज दिन तक के इतिहास में अनुच्छेद 352 का प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा 3 बार किया गया। 1962 में जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था और 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि आंतरिक अशांति के दौरान ऐसा किया गया था। उस समय जब 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगा, उस समय डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद देश के राष्ट्रपति थे और श्रीमती गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। अब आ जाइए अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 का प्रयोग राष्ट्रपति तब करता है जब राज्य में सरकारें संवैधानिक राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 356 का प्रयोग, अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है भारत संघीय शासन प्रणाली है यानी कि केंद्र की अलग है और राज्यों की अलग है, राज्य सरकारों के अधिकार अलग है, केंद्र सरकार के अधिकार अलग है, तो अब इसमें अनुच्छेद 356 ये कहता है यदि कि भारत के राज्यों की सरकारें हैं, यदि संविधान के अनुसार संचालित नहीं की जा रही है और राष्ट्रपति को ऐसा लग रहा है कि राज्य सरकारें संविधान का अनुसरण न करके वो अपने हिसाब से अपने विवेक से सरकारों का संचालन कर रही है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा वहाँ पर अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके राष्ट्रपति शासन की मांग कर सकता है। यह एक प्रयोग और है, या ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जब राज्य में इलेक्शन होते हैं, उस इलेक्शनों के दौरान किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में भी राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि राज्य में कोई भी दल सरकार बनाने में रुचि नहीं दिखा रहा या किसी भी दल की सरकार स्पष्ट नहीं बन पा रही है, तो राष्ट्रपति ऐसे स्थिति में अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। लेकिन ये राष्ट्रपति शासन तब लगेगा जब राज्य के राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को ये लिखित में भेजा जाता पत्र कि इस राज्य में संविधान के अनुसार सरकार चलाना संभव नहीं है या किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत या बहुमत नहीं मिलने की स्थिति में गठबंधन की सरकारें भी नहीं बन रही है, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत भी राज्यपाल की शिकायत भेजने के बाद राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए राज्य में राष्ट्रीय शासन की मांग कर सकता है। इस अनुच्छेद का प्रयोग आज दिन तक 100 बार से भी अधिक हो चुका है, 100 बार से भी अधिक हो चुका है अब तक। सर्वप्रथम 1951 में आर्टिकल 356 का प्रयोग किया गया था जब पंजाब राज्य में हुआ था। अनुच्छेद 356 का प्रयोग पहली बार 1951 में पंजाब राज्य के अंतर्गत किया गया था, जबकि निर्वाचित सरकार के रूप में केरल 1956 में केरल में ये थी निर्वाचित सरकार और ये थी उस समय की मनोनीत सरकारें थी, यानी कि सरकार बना दी गई थी पंजाब में। अनुच्छेद 356 का प्रयोग पहली बार 1951 में पंजाब राज्य में किया गया था, लेकिन निर्वाचित सरकार के रूप में 1951 में पंजाब में और 1956 में केरल राज्य में किया गया था जब सरकार को गिराया गया था। ऐसा करने वाला पहला राज्य बना था 1956 में। और देश की पहली प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी
इंदिरा गांधी ने अनुच्छेद 356 का प्रयोग जब वो प्रधानमंत्री थी सबसे ज़्यादा बार 50 बार इस अनुच्छेद का प्रयोग किया था। जब प्रधानमंत्री कार्यकाल में थी तब राष्ट्रपति के द्वारा इस अनुच्छेद का प्रयोग किया गया था। आज तो लगता है पहले एक राज्य ऐसा था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य ऐसा था उस समय कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग इस राज्य के ऊपर लागू नहीं होता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर राज्य समाप्त हो गया। उसके दोनों राज्य जो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, एक तो जम्मू कश्मीर और एक बना दिया गया लद्दाख। यानी जम्मू कश्मीर को तोड़कर वर्तमान में 2 राज्य बना दिए गए, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। अब उसके ऊपर भी ये आर्टिकल, ध्यान रखना बच्चों, उस राज्य पर भी अनुच्छेद 356 लागू होगा। पहले जम्मू कश्मीर राज्य था, एक राज्य था, तो उसके ऊपर ये लागू नहीं होता था, लेकिन अब ऐसा हो गया कि जम्मू कश्मीर को राज्य को समाप्त कर दिया गया है और